आज हम लोग फोटो केमिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और फोटो केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में हम लोग आइंस्टीन के रूल को सीख लिए थे और उसके हम लोग एप्लीकेशन भी करा दिए थे, आपको क्वेश्चन भी दिए थे और अच्छा रिस्पांस भी था। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फोटो केमिस्ट्री में ये सीखेंगे कि कोई भी कम्प्लेक्स का अगर ए से बी में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि उसकी किस तरह से एब्जॉर्प्शन में अंतर आता है, उसमें उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से हम लोग इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, इन सभी बेसिक चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे और फिर हम सीखेंगे कि कैसे उस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है। और आपको हम हर बार बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो न्यूमेरिकल की केमिस्ट्री है। आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आती है तो इसका मतलब आपको फिजिकल नहीं आती है। ठीक है, तो फिजिकल में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसलिए डरते हैं। तो आपको बता दें कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, जिसको हिंदी में बोलते हैं धैर्य। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप आसानी से फिजिकल सारे केमिस्ट्री को सॉल्व कर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज उसमें सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे क्वांटम इफिशियंसी। हेडिंग डालिए क्वांटम एफिशिएंसी, QUANTUM, क्वांटम इफिशियंसी और क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड, क्वांटम इफिशियंसी एंड क्वांटम इल्ड। लिखो, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लिखो, टू रिलेट द नंबर ऑफ क्वांटम, ऐसा कुछ डेफिनेशन में लिख लेते हैं, टू रिलेट द नंबर ऑफ क्वांटा absorb with the number of reacting molecules, absorb with the number of reacting molecules in a term is called quantum efficiency or quantum yield has been induced, तो which represent by phi। ध्यान रखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं phi से। तो phi नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules reacting in a number of molecules reacting a given time upon number of quanta of light absorbed in the same time। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम और नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स reacting in a given time upon में number of Einstein of light absorbed in the same time। ये होता है नंबर ऑफ क्वांटा निकालने का फॉर्मूला। देख लो, इसको दिख रहा है ना बोर्ड पे साफ, इसको लिख लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स reacting in the given time upon number of quanta of light absorb in the same time। रेड वाले में लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन द गिवन टाइम अपॉन में नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट्स एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, हेंस क्वांटा इफिशियंसी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स reacting per Einstein of the reacting
पर, यहाँ पे जो है ऊपर जो लिखा पर मालिक जो मालिक्यूल्स लिखे ना, यहाँ पर मोल होता है। रिएक्टिंग पर ऊपर ठीक है, मालिक्यूल्स नीचे मोल होता है। रिएक्टिंग क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग पर आइंस्टीन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब हो गया। नीचे लिखो इन स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज डायरेक्टली ओबे इन फॉर्म ऑफ या इन द फॉर्म already stand phi should be equal to unity, however it has been experienced that the law is applicable only to the primary process, hence it is sometime preferred to state is followed, it's follows, ब्रैकेट डबल कमा में लिखिए, each molecules that gets activated is initiate the reaction absorb 1 quanta of light, इसमें से कोई बातें आपको समझ में नहीं है, ईमानदारी से पूछिए तो सारी बातें जो होगी ऊपर से निकल गई। अब आपको हम सिंपल से एक लाइन में समझाते, इतना लिखवाए ना, इस लिखवाने का सीधा सा एक मतलब समझिए। कहा कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, आपको पता है ना, कोई भी रिएक्शन अगर शुरू करना होगा तो उसे एक छोटी सी एनर्जी दोगे ना, तब ना वो रिएक्शन शुरू होगा। तो कहा कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, ठीक है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वही एनर्जी उसकी एक क्वांटा एनर्जी के बराबर होती है। सिंपल तरीका समझ लो। कहा कि किसी भी एक मॉलिक्यूल, सीधे इसलिए लिखवाया ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग गिवन टाइम, कितना नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग कर रहा है और कितना वहां पे आइंस्टीन हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ, सीधा एक लाइन याद रखो कि किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन को, एक मोल रिएक्शन करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वह एनर्जी या वो नंबर जो होता है हम लोग कहते हैं क्वांटम यील्ड या क्वांटम नंबर का, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड क्या होता है कि सीधी सी बात होती है कि इच मतलब कि किसी भी एक मॉलिक्यूल्स या एक मोल मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए जितना एक्टिवेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है, या जो भी हमारे पास एक्टिवेशन, सीधा कहा ना कि इच मॉलिक्यूल दैट गेट द एक्टिवेटेड टू इनिशिएट द रिएक्शन एब्जॉर्ब बाय 1 क्वांटम ऑफ लाइट। कहा कि सीधी सी बात है, एक क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को कराने के लिए जितना हमको एनर्जी देनी पड़ती है वही वैल्यू कहलाती है 1 क्वांटम के बराबर, ठीक है। तो कहा कि प्रत्येक रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, विदाउट एनर्जी के कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। वो छोटा हो बड़ा हो, हर रिएक्शन में या तो एनर्जी देनी पड़ती है या तो एनर्जी हमको मिलती है, ठीक है। जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जहां से एनर्जी हमको मिलती है उसे कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, सही है, जहां से हम लोग एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां से हमको एनर्जी मिलता है उसे कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सीधी सी बात है कि जो एक मोल रिएक्शन कराने के लिए जो भी हमको फ्रीक्वेंसी या क्वांटम एनर्जी देनी पड़ती है, या जितनी भी हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तैयार करना पड़ता है, जो हमको एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी मिलती है, या जो भी हम लोग लाइट देते हैं या जो एनर्जी देते हैं, वही वैल्यू जो होती है वह एक क्वांटम के बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड, ठीक है। तो लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते, कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है, जहां से लाइट निकलता है। क्या होता है, मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है,
सपोज करिए ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास है, ठीक है। इसमें जो होते हैं 2 पिन लगे रहते हैं, यहाँ पे 2 पिन लगे रहते हैं, इसमें जो होता है जुड़े रहते हैं, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो इस तरह से लगे रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिख रहा है ना बल्ब जैसा, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि लाइट निकलता है, मान लीजिए फोकस है, और फोकस से लाइट जब निकलता है तो जब किसी भी लेंस पर टकराता है तो क्या होता है, सपोज करो इसको थोड़ा सा ऐसे लीजिए, तो वो क्या करता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। ये लाइट यहाँ पर टकराकर ये पैरेलल हो गया, ठीक। अब जैसे लाइट निकला पैरेलल हुआ, ये हमारे पास एक लेंस है, अब यहां पर एक हम फिल्टर लगा देते हैं, क्या यहां पर है फिल्टर या मोनोक्रोमेटर लगा देते हैं, ठीक है। फुल मोनोक्रोमेटर लगा दिए। अब यहां से क्या करते हैं, यहां पर एक हम स्लिट्स लगा देते हैं। आप कह सकते हो कि यहां हमारे पास क्या है, ये लेंस है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहां पे एक हम स्लिट्स लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, स्लिट लगा देते हैं, ताकि लाइट को क्या करें, वहां से हम लोग पास कराएं, सीधे आराम से पास हो जाए। अब जैसे ही लाइट यहां पर लगाते, अब ये जो सही हमारे पास यहां आता है, अब यहां से क्या करती है कि लाइट जो होती है यहां से निकलती है बाहर, ठीक। अब वहां पर हम आगे चलकर एक हम थर्मोस्टेट लगाते हैं, जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन को रखे रहते हैं, क्या रखे रहते हैं, सॉल्यूशन को। पता है ये चीज को कहाँ पढ़ोगे, जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े रहोगे ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड जहाँ पढ़ना है ना, वहाँ आपको इस चीज को बताया गया है, ये बिल्कुल बताया गया है किस तरह से वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसी केमिकल्स का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी उसको एब्जॉर्ब करना है, कितना वो रिपेल करना है, इस चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे सिखाया जाता है इंफ्रारेड के कंसेप्ट में, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना सेकेंड ईयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड ईयर का ये चैप्टर जो है ना, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये नहीं समझ में आता है किसी को, पढ़ाने वाला भी क्या करता है, उसको काट के निकल जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि उस पर थर्ड ईयर के बहुत सारे चैप्टर बैठे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना, तो आपको बता दें कि बाद में चलकर बहुत तकलीफ होने वाला है, और केमिस्ट्री ऐसे ही तकलीफ वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहा कि जब इससे लाइट पास कराते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग थर्मोस्टेट रखते हैं। थर्मोस्टेट होता कैसा है कि यहाँ पर क्या होता है कि नीचे एक थर्मस टाइप का, मतलब कि जो इंसुलेटर होता है, मतलब ये हमारे पास होता है वो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर लगा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा कंटेनर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इंसुलेटर के अंदर, यहाँ पे पूरा का पूरा इंसुलेटर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका इंसुलेटर है, और यहाँ पर एक कंटेनर लगता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा कंटेनर डाल के इसमें पूरा एक सेल डाल देते हैं, जिसमें पूरा केमिकल्स भरे रहता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये एक सेल होता है, ठीक है। और इसमें हम डायरेक्ट रख देते हैं, नाम लिख देते हैं, इस यहीं पर देते हैं ना, सेल होता है, ठीक है। और चारों तरफ जो होती है पूरा पानी भरा रहता है, ताकि इसी से हीट होता है, डायरेक्ट आप कंटेनर को तो गर्म कर नहीं सकते हैं, पहले पानी हीट होती है, तब क्या करता है, यहाँ से ये पार्टिकल्स रिएक्शन करना शुरू करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट, नाम क्या है इसको हम लोग, थर्मोस्ट, ठीक है, थर्मोस्टर या थर्मोस्टेट या थर्मोस्टेट करती है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि जब सॉल्यूशन से लाइट पास करता है, तो यहां पर एक लगा रहता है रिकॉर्डर, क्या लगाता है, रिकॉर्डर, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोपाइल या एंटी नॉस्टर बोलते हैं, क्या एंटी, इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्डर, रिकॉर्डर को हम लोग कहते हैं थर्मोपाइल या एंटी, सॉरी एक्टी, नॉट एंटी, एक्टी एक्टिनोमीटर, ठीक है। तो ये रिकॉर्डर होता है, और आपको बताया कि ये यहां से क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है कि इसका किस तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको मिला,
ठीक है। बिल्कुल, आप जब देखोगे ना, जब केमिकल इंफ्रारेड पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि ये हमारे पास जो होता है एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है, उसमें एक इस तरह का रिकॉर्डिंग आता है। और यहाँ पे जो होता है वो केमिकल, जैसे मान लिया कि यहाँ पर CH4 है, तो CH4 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो इस तरह से रिकॉर्ड करके वो बताता है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल और केमिस्ट्री लैब का चीज़ है। और साधारण तौर पर साधारण कॉलेजों में ये सब नहीं मिलता है, आपको अच्छे कॉलेज BHU में मिलेगा, बड़े बड़े कॉलेजों में ये सब रिकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट सोर्स जाता है और सोर्स जाने के बाद जो यहाँ पर केमिकल्स होते हैं उसका हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना। अब जैसे सेल्स डालेंगे तो इसमें रिएक्शन होना शुरू होगा, इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन होना शुरू होता है। तो रिएक्शन जब शुरू होता है तो कितना फ्रीक्वेंसी उसको मिला यहाँ पर आकर रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटम रिएक्शन। मतलब कि रिएक्शन शुरू करने के लिए हम लोग जितना एनर्जी यहाँ पर मिलेगा वो सारा का सारा यहाँ रिकॉर्ड करेगा, कितना फ्रीक्वेंसी इसको मिला, कितना हाई लेवल बढ़ा, कितना घटा, ये सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो पढ़ते हो ना, रिएक्शन में कहते हैं ना कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो CH4 बनाता है, तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर देते हैं। तो ये टेम्परेचर जो देते हैं तो हम अपने मन से थोड़े लिख देते हैं, जो किताब लिखने वाले होते हैं अपने मन से थोड़े लिख देते हैं। वो क्या होते हैं, इसी के द्वारा मेजर करके वो डाटा बनाया जाता है कि कौन सा रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर होगा। या टेम्परेचर कैलकुलेट करने वाले हम थोड़े कैलकुलेट करते हैं, ये डाटा जो है यहीं से कैलकुलेट की जाती है कि हाँ इतने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर कैलकुलेट करना और कहाँ से कैलकुलेट होता है, ये सारे डाटा यहाँ से मिलता है। ठीक है, चलो बना लो इसको, लिखो टू डिटरमिनेट द क्वांटम यील्ड ऑफ एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन वी हैव to measure. First, the rate of chemical reaction in term of molecules per second. First, the chemical reaction in the term of molecules per second. दूसरा लिखिए the quanta absorbed per second. The quanta absorbed per second. ठीक है, चलो अब इसको नीचे बना लो, उसके नीचे लिखो ऑपरेटस। लिखो द ऑपरेटस यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी in various above quantity, चलिए लिखो various components of the apparatus are described as under। अब हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या क्या है इसमें। आपको पता है ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये लेंस है, लिखना है क्या इसको भी कि सोर्स ऑफ लाइट है, लिखोगे, लिख लो फटाफट, लिखो अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, सोर्स ऑफ लाइट या रेडिएशन, सोर्स ऑफ रेडिएशन, emitting radiation of suitable intensity in a desired spectral range. The commonly used source are filament lamp, carbon and metal arc, and various gas discharge tube. सेकंड में लिखो लेंस, लिखो लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। थर्ड लिखिए मोनोक्रोमेटिक और फिल्टर which cut off all the radiation except the radiation of described wavelength. Except the radiation of desired wavelength. अच्छा, चौथा क्या, स्लिट, छोड़ दो इसको, स्लिट लेकर छोड़ दो, स्लिट क्या लाइट सोर्स को क्या करता है, सीधा भेजता है। नेक्स्ट लिखो पांचवा, असेल
A cell placed in thermostat and containing the reaction mixture. The cell is made up of glass or quartz and has optically plane window for the entrance and exit of light. यहां से लाइट जाता है. Plane window for exit and entrance and exit of light. Glass is used only if the wavelength of light used wavelength of light used lies in the visible range for radiation with wavelength below 3500 armstrong 3500 armstrong. The cell completely made of quartz is used. हो गया. कहा कि जो भी हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखें ग्लास का यूज करेंगे. सेल में जो होते हैं वो केमिकल्स यूज करते हैं जिसका हम लोग रेडिएशन कराते हैं. लाइट जो होता है दोनों तरफ से पैकेट से घिरा रहता है और लाइट जो होता है वो ग्लास पे जाकर टकराता है और उसके बाद रिकॉर्डर क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है. ठीक है. तो नेक्स्ट देखो रिकॉर्डर यूजुअली थर्मोपाइल और एक्टिनोमीटर which is used to measure intensity of radiation. The thermopile of a ऐसे लिखो the principle of a thermopile and of the actinometer are generally work on the basis of nature of metal. ठीक है. सबसे अच्छी होता है कि उस पे नेचर ऑफ मेटल लिखो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल. ठीक है. अब वो सबसे अच्छी चीज होता है कि जो भी हमारे पास हम लोग मेटल जो थर्मोपाइल हम लेते हैं वो क्या करता है कि जनरली बेस्ड होता है मेटल के ऊपर. कैसे कि किस तरह की रेडिएशन उस पर आ रहा है और किस तरह से जनरली उसमें जो रेडिएशन यूज की जाती है वो जो होता है वो थर्मो रिकॉर्डर में वो होता है सिल्वर और बिस्मथ यूज की जाती है. क्या होती है? सिल्वर और बिस्मथ यूज की जाती है. ठीक है. और इसी मेटल पे जो बिस्मथ होता है आपको बताएं कि जो चारों तरफ से रेडिएशन हमारे पास जो मिलता है उसमें दो तरह के हम अलग अलग रेडिएशन यूज करते हैं और मतलब मेटल यूज करते हैं. उसको क्या करते हैं, उसको स्टेट करते हैं और फिर उसके बाद उसमें रेडिएशन या स्ट्रो हम लोग सिलेंडर पाइप से माध्यम से उसमें रेडिएशन कराते हैं. तो उसमें करते होता कैसे है कि हमारे पास ये मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लैंक फिट्स होता है. ठीक है. एक मेटल होता है. ठीक है. और ये जो मेटल हमारे पास मिलता है ये जो स्ट्रिप एक मेटल का स्ट्रिप बना होता है. ठीक है. यहाँ पे जो होता है एक स्ट्रिप होता है. अब बताते हैं आपको कैसे ये काम करता है. ठीक. अब क्या होता है कि यहाँ पे दूसरी मेटल जो होती है वो अटैच्ड होती है. ठीक. दूसरी मेटल जो होती है यहाँ पर अटैच्ड होती है. अब क्या होता है कि यहाँ से लाइट जो होता है वो आता है और आने के बाद यहाँ पे आमीटर लगा रहता है. ठीक है. उसमें लोग कहते हैं मिली आमीटर. ये क्या है आपका, यहाँ पर होता है आपका कंपास की सुई. ठीक है. ये कंपास का निडल होता है. इसको लोग कहते हैं मिली आमीटर. ये क्या कर जब से लाइट यहां से आता है ना तो आने के बाद उस पर टकराता है. टकराने के बाद यहाँ पर कंपास के निडल पर क्या होती है वाइब्रेशन मिलता है. जहां से शुरू होता है कि हाँ ये रिएक्शन होना शुरू हो गया. यानी कि यहाँ पे लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का टाइप का होने लगता है जहां से आपको कंपास का निडल वाइब्रेट करता है और आपको डिटेक्ट करना शुरू कर देता है कि रिएक्शन होना शुरू हो गया. और कितना कंपास में वाइब्रेशन होता है वो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करके बताता है.
ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के सबसे थर्मोपाइल शीट जो होता है वो थर्मोकपल्स जो बनते हैं नॉर्मली क्या होता है, रॉड होता है, दो रॉड होता है। एक रॉड जो होता है, ये जो रॉड होता है वह बिस्मथ का होता है और दूसरा जो होता है वह सिल्वर का होता है। ठीक है। और जैसे ही लाइट आकर इस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद जो होता है इसमें जो क्या करते हैं, खासकर अब इसको जो कभी कभी भी क्या किया था, आपके दिखे होंगे किताब में कि चारों तरफ से प्लेटिनम के रॉड से या प्लेटिनम से जो होता है उसको पैक कर दी जाती है। किससे पैक कर देती है, प्लेटिनम से। प्लेटिनम से पैक करने के पीछे रीजन ये होता है ताकि जो फिल्ट जो हम लोग रिकॉर्डर बनाते हैं, जो होल्ड करते हैं, समझ लो ऐसे, ये जो हमारा दोनों हाथ है वो प्लेटिनम है। और क्या करते हैं, यहाँ पे रॉड लगा के उसको पैक कर दी जाती है। रॉड जो होता है वो बिस्मथ का होता है और उसके अंदर सिल्वर की जो होती है वो क्वाइलिंग की जाती है। लाइट आके सोर्स जो होता है वो बिस्मथ पे पड़ता है, वहां से स्ट्राइक होने के बाद सिल्वर मालिक्यूल्स के पास रेडिएशन जाता है। सिल्वर मालिक्यूल से जो होता है वह मिलियमीटर अटैच्ड होता है। ठीक है। जहां पर कंपास लगे रहते हैं और जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ता है तो क्या होती है, उसमें फ्लैक्चुएशन उत्पन्न होता है और जहां से हमको क्या करती है, वो रिकॉर्डिंग करना शुरू होती है। ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वह काम करना शुरू करता है। ठीक है। अब आपको बताया कि जो भी हमारे पास रिकॉर्डर काम करता है, अब देखिए जो केमिकल्स हमारे पास जो होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो केमिकल्स होंगे वो केमिकल्स किस तरह से वर्क डाउन करते हैं, तो केमिकल एंटी एक्टिनोमीटर होता है, जनरल डिवाइस जो होता है वो सोल्यूशन सेंसिटिव होता है, ध्यान रखेंगे। वो कौन से सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन से लाइट पास करना शुरू करता है वो वर्क करना शुरू कर देता है। तो उसको नीचे लिख लीजिए, द केमिकल एक्टिनोमीटर is a device which solution sensitive of light used, solution sensitive light used. The working of device is based upon the fact that a defined amount of radiation absorbed brings about a definite amount of chemical reaction. The most common actinometer is the uranyl oxalate actinometer. यूरेनिल ऑक्जिलेट एक्टिनोमीटर मार्क कर लेना, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है। ठीक है। विच कंसिस्ट 0.05 मोलर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 0.05 मोलर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड 0.01 मोलर ऑफ यूरेनिल सल्फेट, UO2SO4, यूरेनिल सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर। तो कहा कि 0.05 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड COOH और COOH, इसको जब हम लोग मिलाते हैं किसके साथ, ये एक्वस मीडियम में जो हमारे पास होता है UO और क्या था, और यूरेनिल सल्फेट UO2SO4 यूरेनिल सल्फेट होता है। ठीक है। जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो यहां से मिलता है क्या, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या H2, CO2 और H2O मिलता है। ठीक है। तो यहां से ये रेडिएशन के बाद हमें एग्जिस्ट होते थे। लिखो, यूरेनिल सल्फेट एक्ट एज अ यूरेनिल सल्फेट एक्ट एज अ photosensitizer that is absorb the light and then passes it on to oxalic acid. The extent of reaction is measured by treating the oxalic acid solution with potassium permanganate solution. The actinometer is first calibrated against the thermopile
हो गया। अब लिखिए प्रोड्यूसर, रेसिड्यूर, प्रोसीड्यूर, PROCEDURE, प्रोसीड्यूर लिखो। इट कंटेन टू फॉलोइंग स्टेप्स, आप इसको कह सकते हैं प्रोसीजर, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो किस तरह से यह काम करता है उसमें तो लिखो। पहला लिखो मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। लिखिए, फर्स्ट द एम्पटी सेल और द सेल फिल्ड विथ solvent alone the place in the thermostat। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सोल्यूशन को ले आकर इसमें थर्मोस्टेट में डाल देते हैं। फिर द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू द सेल फॉर अ डेफिनेट टाइम। लाइट को कुछ समय के लिए हम लोग पास कराते हैं, लिमिट समय तक। ठीक है, डेफिनेट टाइम। द रीडिंग इज टेकन ऑन द रिकॉर्डर, यहां पर हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे। From this we get the energy of incident radiation. Now the reactants are taken in the cell and the radiation is allowed to pass through at a different time and reading take again। फिर क्या करेंगे, फिर से लाइट हम लगातार पास करते जाएंगे और फिर रीडिंग को क्या करेंगे, मेजर करते जाएंगे। ठीक, the difference between two radiation given the total energy absorbed by a reactant is given time from this the intensity of radiation absorbed is calculated। फिर उसके बाद कितना रेडिएशन उसमें एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि 2 बार कराना है, एक बार ले गए रिएक्शन शुरू हो गया, फिर उसके बाद रेडिएशन एक लिमिट समय तक कराए, फिर उसके बाद दूसरी बार उसमें डालते हैं। तो जो भी देखो, सबसे बड़ा सिस्टम फिर समझो। पहले क्या करते हैं कि एक बार हम लाइट को एक लिमिट टाइम तक पास कराते हैं। मान लो कि 10 मिनट हम पास करा दिए सपोज। ठीक है, 10 मिनट पास कराएंगे तो यहां पर कुछ रिकॉर्डिंग एब्जॉर्ब होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या किए, सेकंड रेडिएशन देना शुरू किए। फिर मान लो कि 15 मिनट रेडिएशन दिए या 10 मिनट दिए, फिर अगला रीडिंग मिलेगा। अब दोनों रीडिंग को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे, टाइम जब हमेशा मेजर करेंगे, दोनों रेडिएशन को यहाँ रिकॉर्डर पर लिखकर और कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन आएगा तो होगा टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इनटू टाइम इन किस में, सेकेंड में। ये होता है आई एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर से समझो कैसे करना है। रेडिएशन लाइट यहां से निकलेगा, सेल से पास करेगा और रिकॉर्डर पर क्या होगा, इकट्ठा होगा। ठीक है, और पहली बार 10 मिनट के लिए चलाएंगे या जितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड जितने के लिए चलाएंगे उसको वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी बार भी चलाएंगे, तीसरी बार, हर बार क्या करेंगे, चला कर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड पॉइंट में मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडी बाय नथिंग द चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो नीचे लिखो नोइंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब द क्वांटम यील्ड ऑफ द रेडिएशन कैन बी ऑब्टेन। सीधी सी बात है कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ये 2 चीजें हमको मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्वांटम कितना हमको एब्जॉर्ब हुआ ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बड़ा घुमावदार पोर्शन है। सीधी सी पूरी कहानी का सीधा एक ही निचोड़ है कि अगर किसी भी लाइट से, जब हम किसी भी सोल्यूशन को अगर लाइट रेडिएशन पास कराते हैं तो उसके रिकॉर्डर पर हम मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद उसका इंटेंसिटी कितना है
लाइट का इंटेंसिटी कितना हो रहा है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये दोनों कैलकुलेट हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्वांटम एनर्जी या क्वांटम वेल्यू मिल जाता है। एकदम सिंपल से बात है। ठीक, चलिए अब एक काम करिए, क्वेश्चन लिखिए। अब इस पर थोड़ा सा हम क्वांटम वेल्यू पर क्वेश्चन कुछ करा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, for a photochemical reaction A to B, for a photochemical reaction A to B, 1.1 into 10 to the power minus 5 mole of B were formed, of B were formed, ये B की वैल्यू है, ठीक है। on absorption of 6 into 10 to the power 7 अर्ग, नॉट माइनस, एनर्जी की वैल्यू प्लस में होता है, अर्ग ऑफ एट 3600 आर्म एंगस्ट्रॉन, कैलकुलेट द क्वांटम फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द क्वांटम फ्रीक्वेंसी। एन की वैल्यू आपको दिया गया है 6.022 10 टू दी पावर 23, ठीक है। एच की वैल्यू दिया गया 6 इंटू 10 0 इंटू 10 टू दी पावर 27 माइनस 27 अर्ग सेकेंड, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूंकि आप लोगों को तो कैलकुलेट थोड़ा दिक्कत होगा तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका वेवलेंथ कितना है, तो वेवलेंथ जो दिया गया है, ठीक है, जो पहले इसका वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब कितना गया 3600 आर्म एंगस्ट्रॉन। पहले इसको आप एक काम करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे 3600 गुणे 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। तो क्या होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू क्या होता है एच म्यू, और म्यू जो होता है वो C अपॉन लेमडा होता है, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा। अब H की वैल्यू दिया गया है 6 इंटू 022 10 टू दी पावर 23, सॉरी एच सी अपॉन लेमडा। H की वैल्यू दिया गया है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, C दिया गया 3 इंटू 10 टू दी पावर 10, और लेमडा की वैल्यू दिया गया 3600 10 टू दी पावर माइनस 8, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्व करोगे तो हम डाटा आया है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 आर, कितना आ गया, ठीक है। अब इतना जो डाटा हमको मिल गया, अब हमारे पास टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा अब यहां तक तो मिल गया, अब दिया गया है हमारे पास कि टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब है, डाटा गिवन डाटा है कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितना दिया गया है 6 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये दिया गया है। तो नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब कितना हो गया, नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास दिया गया गिवन नंबर है, तो क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एनर्जी या टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, ये ना फॉर्मूला था, अपॉन में क्या कितना हमको ऑब्टेन मिला, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम तो कितना हमारे पास है, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 7 अर्ग, अपॉन में कितना, यहां से आया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 अर्ग, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर प्लस में 19, और अर्ग से अर्ग कट जाएगा तो यूनिट लेस होता है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। क्या किए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ क्वांटा कैलकुलेट कर लिए, एक क्वांटम हम निकाल लिए, और उसके बाद क्या कर लिए, एक क्वांटम आप इसको डाटा याद भी कर सकते हैं, जो कि डाटा कांस्टेंट वैल्यू है तो चेंज तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ क्वांटा निकाल लिए।
अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग कितना दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग कितना दिया गया है, कितना मोल है, 1 इंटू 10⁻⁻5 मोल दिया हुआ है डाटा हमारे पास क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, कितना होता है नंबर ऑफ मोल और इनटू क्या, एवोगाड्रो संख्या 1 इंटू 10⁻⁻5 6 इंटू 0 टू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, कल क्या करेगा सिर्फ उसका क्या करते हैं 18 5 23 मतलब 6.02 टू 10⁻23, इसमें से 5 घटेगा कितना हो गया 8 18, इतना हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब क्वांटम एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम डाटा हटा देते हैं, डाटा जो हमारे पास था अब हटा दीजिए, डाटा का कोई काम है नहीं, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग और नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब। क्वांटम एफिशिएंसी निकालना क्या हम लोग को, क्वांटम एफिशिएंसी, तो नंबर ऑफ क्वांटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग और नंबर ऑफ क्या, क्वांटम एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, कितना मॉलिक्यूल्स हम लोग रिएक्टिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, कितना आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग में कितना आ जाएगा, तो 6.022 × 10⁻18 और नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब कितना आ गया 1.2 × 10⁻19। सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, करीब जो भी डाटा इसका आएगा ये करीब आ जाएगा 0.5, ये इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ठीक से देखो फिर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a certain system absorb 3 × 10⁻18 quanta absorb या quanta of light per second। A certain system absorb 3 × 10⁻18 quanta of light per second on irradiation for 20 मिनट, ध्यान रखें 20 मिनट लगातार कराया जा रहा है, 20 मिनट, 0.003 mole of reactant was found to have reacted। Calculate the quantum yield of the process। क्वांटम यील्ड ऑफ द प्रोसेस, आपको एवोगाड्रो वैल्यू दिया गया है 6.02 टू 10⁻23। चलो तो अपने से कोशिश करो फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 मिनट्स कितना होगा, एक के लिए कितना दिया गया 0.003 इंटू कितना 6.02 टू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 2 3 6 6 18 जो भी आएगा, ठीक है। चलो अभी रहने दो इसको, इतना हमारे पास आ गया। अब हमारे पास लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड निकालो तो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन में क्या जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है अपन गिवन टाइम यही ना होता है, कितना टाइम दिया गया है, तो नंबर ऑफ कितना 0.003 इंटू 6 इंटू 002 10⁻23 अपन में गिवन टाइम, ठीक है। तो गिवन टाइम कितना दिया गया है 20 मिनट दिया गया है, तो 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करो सेकंड में, तो 20 में 60 से गुणा करोगे सेकंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है।
इसको सॉल्व करोगे तो डाटा हमारा निकाला हुआ है 1.509 10 टू द पावर 18। ठीक है, ये कैलकुलेट का डाटा है। आई बात समझ में? अब यहां से हमको निकालना है क्या, फाई मतलब क्वांटम एल्ड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रिएक्टिंग पर सेकेंड, और नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड। अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड कितना निकाल कर आया हो, 1.509 10 टू द पावर 18, और नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड डाटा में हमारा दिया गया है 3 इंटू 10 टू द पावर 18। 3.18 से 18 गया, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, ये करीब करीब आ जाएगा, ये भी कितना 0.503। ये तो बड़ा अच्छा है यार, हर का आंसर 0.5 आ रहा है। अब इसको कंसेप्ट मत बना लेगा, सबका आंसर 0.5 आएगा। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, 2-4 क्वेश्चन लिख लो ताकि आप घर पे बैठ के करना। ठीक है, देखो यूरेनिल ऑक्साइड actinometer is irradiated for 15 minutes with light of 4350 angstrom. At the end of this time, it found that oxalic acid equivalent to 12 ml of 0.001 molar KMnO4 solution has been decomposed by the light. At this wavelength, the quantum efficiency of actinometer is 0.58. Find the average intensity of light used in arc per second and used A ब्रैकेट में लिखना A arc per second and B क्वांटा पर सेकेंड, दोनों में कैलकुलेट करना है, अर्ग पर सेकेंड में भी और क्वांटा पर सेकेंड में भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करिएगा। ठीक है, करके हमको बताइएगा कि आपका डाटा कितना आया है, कितना आप इसका आंसर निकाल कर लाए हैं। ठीक है, तो अर्ग पर सेकेंड में, तो उसमें आप क्वांटा पर सेकेंड का जो आंसर है, क्वांटा पर सेकेंड का जो आंसर है वह है आपका 1.38 इंटू 10 टू दी पावर 16, और जो अर्ग पर सेकेंड का जो आंसर होगा उसका हम आपको आंसर बता देते हैं। जो एब्जॉर्ब पर सेकेंड जो है वो शायद आपका 6.31 इंटू 10 टू दी पावर 4 अर्ग है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, तो एनर्जी पर सेकेंड ये, तो आप इसको कैलकुलेट करके हमको बताइएगा। ठीक है, 2 डाटा आपको हम दे दिए। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, फटाफट लिखो। अ सर्टेन सिस्टम एब्जॉर्ब 3 इंटू 10 टू दी पावर 16 क्वांटा ऑफ लाइट पर सेकेंड, ये तो निकल जाएगा तुम लोग से, पर सेकेंड ऑन इरिटेशन ऑफ फॉर 20 मिनट्स 0.002 mole of the reactant has found to have reacted. Calculate the quantum efficiency of the process. ठीक है, इसे तो कैलकुलेट कर लोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो हम इसके बाद अगले क्लास में फिर आगे की कहानी को लेकर मिलेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।